जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होती है उन्हीं को मंजिल जो हाथ पे हाथ रखकर रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, रोना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपके सामने जो वैकेंसीज हैं, नॉरसेट है, केजीएमयू है, एसजीपीजीआई, आरआरबी, बीटीएससी की वैकेंसीज हैं, और सभी के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितना पोर्शन रहेगा, कैसी रणनीति बनाए, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज का उद्देश्य ही अपना यह रहेगा कि फुल स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को कैसे कवर किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, हम बहुत कम तीरों के अंदर ज्यादा निशाने लगाने वाली जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज को समझेंगे। तो ले लेते हैं, शुरू करते हैं। छोटे से वीडियो में आपको भरपूर जानकारी मिलेगी और ये डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस और अक्षांश पब्लिकेशन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपकी मेहनत की शुरुआत के लिए और कंटिन्यूटी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, शुरू कर देते कि सर हम फुल स्टडी प्लान क्या बनाएं, ऐसा क्या प्लान बनाएं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन को हम कवर कर सकें और आती हुई चीजों को गलत करके ना आए और सिलेक्शन को मिलते मिलते ना चुक जाए। राइट, हमारी मेहनत जो है वो साबित सफलता के तरफ कारागार साबित हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज हमारे जो कैंडिडेट्स के बीच में रहती है वो वरी रहती है। तैयारी के पहले हमें डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। इसका मतलब ये नहीं है कि डरोगे तो जीत मिलेगी, डर को क्रॉस करके उससे संघर्ष करके आगे आपको जीत मिलेगी। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि डरने का एक रीजन रहता है कि हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटीज आती है। क्या क्या आती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए लैक ऑफ टाइम, समय नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता? 24 घंटे सभी को मिलते हैं, तो आपको भी 24 घंटे मिले हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी मिलते हैं और आपको भी 24 घंटे हैं। सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें से भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब और डबल ट्रिपल जॉब के साथ उन्होंने सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा हाई कंपटीशन है। सर कंपटीशन उतना हाई नहीं है जितना हम सुनते हैं, सोचते हैं या अफवाहें हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन सीधा सा यही है कि मोर देन 50% लोग ऐसे रहते हैं, एप्लीकेशन करने वाले, फॉर्म भरने वाले आवेदक जो हैं, जो मोर देन 50% लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी स्टडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं रहते। और ये सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई है कि अधिकतर लोग जैसे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे ही फॉर्म आते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं, वो तैयारी चालू करते हैं, तो ये भी तैयारी चालू करते हैं। तो देखा देखी में फॉर्म भरना, देखा देखी में स्टडी को स्टार्ट करना, तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक हमारा ऐसा हथियार है जिसका सामने वाले के पास कोई तोड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूटी हमारी मेहनत के लिए, रेगुलरिटी के लिए बेस्ट जो है वो एक एफर्टफुल जो है वो टूल है यहाँ पे डियर। इसके बाद यही हमारी पॉजिटिविटी रखनी है हमें कि हमारे पास भी समय उतना है, सबके पास बराबर है। प्राइवेट जॉब करो या ना करो, करोगे तो वहां का नॉलेज भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ही साबित होगा। राइट, क्लिनिकल टच आपको कम देखना पड़ेगा। इसके बाद हाई कंपिटिटिव जो है मान्यता, वो भी हटा देनी है। 100 में से 30-40% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हैं और हमारा कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के साथ है। बाकी सब फॉर्म भरने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए और एक एक्सपीरियंस लेने के लिए फॉर्म भरते हैं। राइट, तो ये चीज माइंड से सेट कर लेनी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी। क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, है ना। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी बाउंड्री के अंदर आ जाए, इसका सही तरीका क्या रहेगा। तो इसके लिए हमें 2 चीजों पे विचार करना है कि क्या क्या पढ़े से और कितना कितना पढ़े। तो कौन से किसी भी पेपर को देते हुए, जैसे कि मैं बात करूं नॉरसेट की बात करूं या फिर बात करूं केजीएमयू की बात करूं, राइट, केजीएमयू की बात करूं, या फिर हम करें कि सर आरआरबी की वैकेंसी भी आने वाली है, या फिर एसजीपीजीआई की वैकेंसी भी आ गई है, एसजीपीजीआई, और एक अभी फिलहाल है ना, एक 3 जुलाई को एक और घोषणा हुई है, पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसीज भी आने वाली है, पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी भी आने वाली है। तो हम किन सब्जेक्ट को टच करें कि उनका मैक्सिमम वेटेज जो है वो मल्टी वैकेंसीज में कवर करता है। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम नर्सिंग स्टाफ हैं, तो एफओएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन पे रहता है और मैक्सिमम पोर्शन जो है, क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो इसीलिए एफओएन के लिए हमको पहले फोकस करना है। दूसरा, कितना परसेंट आएगा? लगभग 15%। आप पूरे पेपर का 15% समझ लो।
15% जो है वो FON का, MSN FON सब इसमें शामिल हो गया, MSN FON सब मिला के यदि हम 15% और ऐड करते हैं तो एक मोटे मोटे रूप में हमको FON MSN जो है वो सबसे पहले कंप्लीट करनी है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो भी अपने आप में वेटेज रखते हैं, जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कि OBG हो गया, राइट, OBG हो गया, इसको भी 15% समझ लो, राइट। इसके बाद हो गया पेडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये भी 10% समझ लो। इसके बाद जो हम बात करें जो थोड़े से माइल्ड बड़े है ना, जो कि मिडिल टाइप के, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, उस टाइप के सब्जेक्ट है कम्युनिटी इन वैकेंसीज को देखते हुए, राइट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, राइट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये जो है माइल्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये ए कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद के जो सब्जेक्ट है बी कैटेगरी में आएंगे, और सी कैटेगरी में सब्जेक्ट ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही कम पोर्शन उनका रहता है, जैसे कि रिसर्च का हो गया, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई। इस तरह की जो कंडीशन से सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल ही मिनिमम पोर्शन के अंदर डियर आते हैं। तो हमारा जो शुरुआत रहेगी वो यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। ये बड़ी बड़ी रणनीति है। अब इसको हम कैलेंडर के अनुसार कैसे, हमारे पास कितना समय बचा है और कितना सब्जेक्ट कब कब देना है, कब कब पढ़ना है, सारा एक मैं मोटा आइडिया बताने की कोशिश करूंगा। कि डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें, एक सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मल्टी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ लो, यदि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ लो तो यदि MSN की फैकल्टी क्वेश्चन बनाती है तो उसके यूनिट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, वो वहां से क्वेश्चन ले सकता है। और यदि कम्युनिटी की फैकल्टी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फैकल्टी भी अपना सिलेबस देखती है तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक देखने को मिलेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट यदि आपने पढ़ लिया तो ये FON, MSN और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तीनों के यूनिट को ये कवर कर लेता है। यदि यहाँ की फैकल्टी बनाती है तब भी चांसेस रहते हैं, यहाँ की फैकल्टी बनाती है तब भी चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैप टॉपिक्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। पहला हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा हो गया वैक्सीनेशन। यदि आप वैक्सीनेशन पढ़ लेते हो तो वैक्सीनेशन, OBG के अंदर भी वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा स्टडी जो देखने को मिलती है, और कम्युनिटी हेल्थ का नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें भी वैक्सीनेशन के टॉपिक्स डले हुए। अब इस वैक्सीनेशन के अंदर इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, उसके साइड इफेक्ट, डोज, रूट, सारी चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, यदि OBG की फैकल्टी बनाना चाहे तो उसके पास भी ऑप्शन है, कम्युनिटी की फैकल्टी से भी ये क्वेश्चंस बनने की तैयारी जो संभावना है वो यहाँ पे रहती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करें तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो हम FON में भी देखते हैं, MSN में भी देखते हैं। इसके बाद पीडियाट्रिक, बच्चों के अंदर भी माल न्यूट्रिशन के टॉपिक आते हैं, और OBG के अंदर भी माल न्यूट्रिशन के टॉपिक आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी माल न्यूट्रिशन के टॉपिक आते हैं, और न्यूट्रिशन के अंदर भी माल न्यूट्रिशन के टॉपिक आते हैं। तो इस तरह का टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये मल्टी सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिटी के अंदर भी पूछा जाता है, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी इसका एक यूनिट आता है। तो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी कहीं ना कहीं आने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट, कुछ टॉपिक और हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज यदि आप पढ़ लेते हो तो MSN के अंदर है ना, जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, या फिर न्यूरोसिस हो गया, या फिर डिजीनेस जैसे कि अल्जाइमर, मेमोरी लॉस वगैरह जो चीजें रहती है, कन्वल्जन, एपिलेप्सी, तो वो चीजें आपके यहाँ पर अल्जाइमर, मेमोरी लॉस है ना, एक्लेम्शिया, ये सारी चीजें, सॉरी एक्लेम्शिया नहीं, ये मेमोरी लॉस, एमनेशिया, ये इस तरह के टॉपिक यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। यदि आप बात करो कि सर सब्सटेंस एब्यूज, तो सब्सटेंस एब्यूज फार्मेकोलॉजी के अंदर भी आता है ना, और उसके अंदर भी किसके अंदर, MHN के अंदर मेंटल हेल्थ में भी आएगा। यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन की बात करो तो कॉन्ट्रासेप्शन OBG के अंदर भी टॉपिक में आता है, कम्युनिटी में भी आता है, और फार्मेकोलॉजी के अंदर भी आता है, फार्मेकोलॉजी के अंदर भी आता है। क्लियर। इसके बाद डायबिटीज जैसे जो टॉपिक है वो मेडिकल सर्जिकल में भी आते हैं, जस्टेशनल डायबिटीज के नाम से ये OBG के अंदर भी आता है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी की बात करो तो ये हाइपर सेंसिटिव का जो टॉपिक है वो आपके इसमें फार्मेकोलॉजी में भी आएगा, मेडिसिन से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और
FON फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी आएगा। 4 टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है वो MSN के अंदर यहाँ पे आते हैं। एक इन्फेक्शन कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो MSN में आता है, OBG में आता है, पीडिया में आता है, कम्युनिटी में आता है, क्योंकि इन्फेक्शन हर जगह पाया जाता है और हर जगह कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉमन टॉपिक है जो मैक्सिमम पोर्शन को कवर करते हैं। इस तरह के टॉपिक, ये एग्जाम्पल थे 10 से 12 जो भी 9 टॉपिक आपके सामने है, और ये 2-3 टॉपिक ये और हैं, जैसे कि सब्सटेंस एब्यूज MSN में आएगा, MHN में आएगा, कंजेनाइटल डिफेक्ट MSN में आएगा, पीडियाट्रिक के अंदर आएगा, फर्स्ट एड MSN में आएगा, पीडियाट्रिक में भी आएगा, कम्युनिटी में भी आएगा और MHN में भी आएगा। तो इस तरह के जो 13-12 टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं, ये तो एग्जाम्पल है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि मल्टी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। क्लियर? इस तरह से आपको थोड़ा एनालिटिक यहाँ पे निकाल के ये पढ़ने की जरूरत है, और नहीं कर सको तो कम से कम ये जो टॉपिक मैंने 12 बताए, इस तरह के टॉपिक्स को तो आप पावरफुल कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टडी अप्रोचेस। सर, हम स्टडी के लिए क्या क्या अप्रोचेस करते हैं? क्या थ्योरी पढ़े, MCQ पढ़े, पहले थ्योरी पढ़े, पहले MCQ पढ़े, क्या करें? थ्योरी और MCQ हमेशा साइमल्टेनियसली साथ में चलते रहने चाहिए। क्यों? आपने थ्योरी पढ़ा, MCQ को सॉल्व किया, पता चला कि सर मुझे आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे, क्या रीजन है उसका, मेरे पढ़ने में तरीके में क्या चेंज करना है, वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर थ्योरी पढ़ोगे तो उस चीज का सुधार होगा। फिर MCQ पढ़ोगे तो MCQ कैसे पढ़े जाते हैं उसमें कॉमन सेंस आएगा। तो थ्योरी MCQ जिस तरह से प्रकृति पर दिन रात अल्टरनेट में चलता रहता है, वैसे हमको थ्योरी MCQ अल्टरनेशन में चलाएंगे, तभी हम रिफाइंड हो पाएंगे। राइट? तो यहाँ पर थ्योरी विथ MCQ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम बड़े एक्सपेक्ट हैं, और इसको कैलेंडर पे हम कैसे जमाएं, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अब देख लेते हैं कि सर थ्योरी के साथ हमने कुछ थ्योरी पढ़ ली, कुछ टॉपिक सब्जेक्ट के सेलेक्ट किए, उनकी थ्योरी पढ़ ली, और उसके बाद उसके MCQs देखे, फिर पता चला कि MCQs के बाद पता चलेगा कि थ्योरी के ये टॉपिक्स तो कवर करने रह गए, हम वापस थ्योरी पढ़ते। तो इस तरह से ये रिवीजन चलता रहता है। दूसरी चीज, स्किल बेस्ड जो प्रोसीजर से, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हो, और नॉर्सेट के अंदर क्या होता है, एम्स के एग्जाम में स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोसीजर्स को भी आप यदि पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करो, फिर प्रोसीजर को पढ़ो, फिर MCQ को सॉल्व करो। जो टॉपिक पढ़ते जाते हो उसके MCQ, नेक्स्ट टॉपिक फिर उसके MCQ, इस तरह से आपको यहाँ पे अनुभव लेते रहना है। इसके बाद है इमेज बेस्ड। तो 3 बड़ी चीजें आती हैं, या तो थ्योरी के मामले में MCQs पूछे जाते हैं, प्लस साथ में स्किल के लिए भी MCQs बनते हैं, और इमेज बेस्ड टेस्ट। तो ये 3 अपने अपने अलग एरिया हैं जहां पे अपने को नॉलेज गेन करना है, और जो भी नॉलेज गेन किया उसका रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ने में 100% समय लगाते हो, और यदि उसके लिए 10% एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए दे देते हो, तो वो जो आपको याद रहेगा वो 200% मेहनत के बराबर याद रहेगा, है ना? क्योंकि आपने 90% तो पढ़ लिया, 10% टाइम उसको रिवीजन में नहीं दिया, तो वो वहां पे 50% का काम करेगा। क्योंकि रिवीजन करने से आपकी जो इमीडिएट मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। ये साइकेट्रिक का एक थ्योरी है, सिद्धांत है। राइट? तो शॉर्ट मेमोरी, इंस्टेंट मेमोरी को शॉर्ट मेमोरी में बनाने के लिए रिकॉल करना पड़ेगा, और शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने के लिए फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। अभी की चीज सीखी हुई यदि आप वीडियो बंद करने के बाद उसको रिकॉल करोगे तो वो आपको 2 दिन तक याद रहेगी, एक बार और रिकॉल करोगे तो वो महीनों तक याद रहेगी। समझ में आ रहा है? तो रिकॉलिंग का पावर यहाँ पे होता है, प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमको मॉक टेस्ट पे भी थोड़ा फोकस करना है। मॉक टेस्ट का मतलब यह रहता है कि दिए गए समय के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत सिंपल आता है लेकिन टाइम हमें मार देता है। तो ये प्रैक्टिस हम अपने कमरे पे ही कर ले, घर पे ही कर ले, मेन एग्जाम्स के अंदर ये गलतियां ना करें। तो इसके लिए हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हमें डर नहीं लगे। ऑप्शंस को देख के, बड़ी बड़ी भाषाओं में लिखे हुए पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख के डर नहीं लगे, साइकोलॉजिकल हम वीक ना हो जाए। समझ रहे हो? तो उस चीज को पावरफुल करने के लिए मॉक टेस्ट। तो बड़े बड़े रूप में थ्योरी पढ़ो, MCQ, स्किल बेस्ड विद MCQ, इमेज बेस्ड MCQ, और उसका साथ में रिवीजन, और एंड में जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले आप मॉक टेस्ट को, और इस तरह के मॉक टेस्ट जो टॉपिक मोस्ट ऑफ या मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर करते हैं, वो सारे मॉक टेस्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर? अब देखते हैं कि सर हमारे पास समय कितना बचा है और कब क्या क्या पढ़े।
समय कितना बचा है और कब क्या क्या पढ़े। तो अब देखिएगा कि जुलाई महीना तो अभी चल रहा है और जुलाई महीने में 3 जुलाई को अभी एक वैकेंसी का नोटिस आई थी, पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी। अब जैसे कि हम यहाँ पे खड़े, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सभी मेरे साथ में खड़े हो, हम उस तरफ जा रहे हैं नवंबर की तरफ, समझना बात को। हम जुलाई में खड़े हैं, नवंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अभी तो इसके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके इस एग्जाम्स की संभावना 1, 2, 3, 4 किसी भी महीने में इसके एग्जाम की संभावना है या नहीं है, तो दिसंबर में हो जाएगा। क्लियर? तो वो भी तो एग्जाम तो होगा, लेकिन बाई चांस ये एग्जाम नहीं भी होता है तो हमारे पास अभी सितंबर मंथ में नॉर्सेट का एग्जाम है और एसजीपीजीआई का आवेदन हमने किया है, और नवंबर में टेंटेटिव इसकी जो डेट है वो केजीएमयू की डेट है। ये मोटे मोटे रूप में अभी टेंटेटिव डेट आई है कि सितंबर में अपने पास 2 एग्जाम आने वाले, नवंबर में 1 एग्जाम आने वाला है। अब हमारे पास समय कितना बचा? यहाँ अगस्त का 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, और टेंटेटिव डेट है नॉर्सेट की। और यहाँ पे जुलाई के हमारा 1 वीक और लगभग 2 वीक जो है, 1 वीक तो अपना फिनिश हो गया है, राइट, 3 वीक और बचे हैं, तो 3 वीक यहाँ बचे हैं और 4 वीक यहाँ बचे। अब इस 4 वीक में क्विक रिवीजन कैसे किया जाए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछली स्लाइड में मैंने बहुत ही कॉमन और बहुत ही शॉर्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट और उन टॉपिक्स को यदि पढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन वीक्स के अंदर थ्योरी, एमसीक्यू, स्किल, एमसीक्यू, थ्योरी, एमसीक्यू, स्किल, एमसीक्यू, और लास्ट में यहाँ पे इस वीक के आसपास मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। फिर समय बचता है तो एक बार रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना यहाँ से इतना प्लान चलेगा। अब आप खुद देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 वीक। थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होता है क्योंकि नॉर्सेट के तो पोस्टपोन होने की संभावना कम रहती है, लेकिन एसजीपीजीआई पोस्टपोन्ड भी होता है, तो हमारे लिए और थोड़े रिवीजन का समय हमको मिल जाएगा, तो हम फिर एसजीपीजीआई पे फोकस कर सकते हैं। तो नॉर्सेट जो है वो तो ज्यादा स्टेबल है, ये तो हटेगा नहीं यहाँ से, है ना, इसकी संभावना कम लग रही है, तो इसको फोकस करते हुए ये आपको पढ़ना है। क्या क्या अप्रोचेस लगानी है, वही थ्योरी, एमसीक्यू, स्किल और इमेज बेस्ड, और उसका रिवीजन और मॉक टेस्ट का यहाँ पे आपको लगाना है। अब ये हो गया, जैसे फिनिश होगा हम सेम स्ट्रेटेजी इस पे लगाएंगे और सेम स्ट्रेटेजीज केजीएमयू पे लगाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे भी वीक्स बचेंगे, यहाँ पे भी वीक्स, इस महीने के भी वीक्स बचेंगे, है ना। तो जैसे जैसे नॉर्सेट के लिए हमारे पास कम समय है, उससे ज्यादा थोड़ा एसजीपीजीआई पे और केजीएमयू पे है, और उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ भी आने वाला है। तो विजन को लॉन्ग रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अब डियर स्टूडेंट, समय को बहुत मैं लिमिटेड समय में बताना चाहूंगा आगे की चीज को, कि यहाँ पर हमको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है डियर, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ना। तो ऑनलाइन तो आपके लिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस की तरफ से है ही, लेकिन यदि आप बुक्स को रेफर करना चाहो कम समय के अंदर, तो यहाँ पर बुक्स के लिए पीआर यादव जो फ्रेशर हैं, जो शुरुआत करते हैं, है ना, जो ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपोजर जो है वो नहीं हुआ है, तो पीआर यादव जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी रहती है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, रिविजन कर लेते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगी टारगेट हाई, ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, जिसके अंदर इन तरह की बुक्स के अंदर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, या एनालिटिक रटे क्वेश्चंस इसमें कम रहते हैं, एनालिटिक थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो साउंडर्स की बुक्स है, एनक्लेक्स आरएन के नाम से, राइट। और एम्स नॉर्सेट के लिए एम्स नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर की गाइड बुक है, अरिहंत आर गुप्ता की ऑथर की। तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जो आपको सरल बुक से कठिन लेवल तक के बुक के लिए ये प्रिपरेशन करवाती है। तो हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम कौन से स्टेटस पे हैं, उसमें हम उस बुक के लिए हम कंफर्टेबल होने चाहिए, वो बुक हमारे लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको इसके ऊपर आगे बढ़ना है। क्लियर? और इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात एमसीक्यू, थ्योरी, अल्टरनेटिव मेथड में ये चलते रहना चाहिए। एमसीक्यू, थ्योरी, अल्टरनेटिव चलना है, रिवीजन को भूलना नहीं है, और मॉक टेस्ट भी करना है। दिए गए समय में हम कितना सही कर देते हैं, राइट। एक क्वेश्चन को सोचने के लिए 5 सेकंड लगाएंगे और एक क्वेश्चन को सोचने के लिए 10 सेकंड लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि 5 सेकंड वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत है और बाकी में जरूरत है पढ़ने की। और ऑनलाइन की बात करें तो ये तो आपके लिए उपलब्ध है ही, कहाँ से,
लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो कि रेगुलर अभी शाम को 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 3 सब्जेक्ट को नॉन स्टॉप लेके आता है, जो कि मोस्ट कॉमन हम हाई यील्ड जिसको बोलते हैं, हाई यील्ड एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट जहां से मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर होता है, उसको बिल्कुल सामान्य और सरल भाषा में समझाने की पूरी भरपूर कोशिश यहाँ चलती है। और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प हुई है और सभी के फीडबैक्स भी आते हैं, और उन फीडबैक्स को देख के हमारी जो एनर्जी है, मोटिवेशन है, और बढ़ता है। उस एनर्जी को हम परोपकार में और आगे लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जुड़े रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और दी गई बताई गई रणनीति के आधार पर आप अपनी तैयारी करें। यह मेरा इस तरह से अपना एक्सपीरियंस था जो आपके लिए शेयर करने का था। लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है, कब उठना है, कब सोना है, कब बैठना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना, रेस्ट कब करना है, ये सब इंडिविजुअल बॉडी पे डिपेंड करता है। लेकिन रणनीति है, एक साइकोलॉजी जो होती है कि हम साइकोलॉजिकल पूरे प्रिपेयर हैं, ये जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है वो रणनीति के आधार पर, दूरदृष्टि को देखते हुए, कैलेंडर को देखते हुए, समय कितना बचा है, कवर कितना करना। और एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, डरना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। डरना मतलब नेगेटिव चीजें हम वो ओवर थिंकिंग करते जो हमारे अंदर डर बढ़ाता है। पढ़ना वो होता है कि हम अभी से वीडियो बंद करते तुरंत एक शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल के आधार पर अनुशासन तरीके से चलें, तो बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। इसी तरह से आगे के अपडेट्स और मोटिवेशनल एनर्जी और रणनीति, इस तरह के जेनरिक सेशन और आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और देखने के लिए थैंक यू।